काली और गोरी बहू का बंटवारा। कौशल्या देवी के घर आंगन में बड़ी चहल पहल थी। सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। बड़ी बहू, तू अब तक तैयार नहीं हुई? बारात निकलने का समय हो गया है। माँ जी बस तैयार होने जा रही थी। मैं हमारी गाय गौरी को भूसा डालने गौशाला में गई थी। राधा जल्दी से तैयार हो जाती है और ढोल नगाड़े और ताशे के साथ कौशल्या अपने छोटे बेटे की बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचती है, जहां रोहित की शादी शिखा के साथ हो जाती है और शिखा बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आजा छोटी बहू, हमारी खुशियों भरे संसार में तेरा स्वागत है। सासू माँ, अगर स्वागत हो गया हो तो मुझे मेरा कमरा बता दीजिए। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। राधा के काले रंग को देखकर घमंडी शिखा उससे घिन करते हुए कहती है, डोंट टच मी एंड नो थैंक्स, मैं खुद ही चली जाऊंगी जेठानी जी। कमरे में आकर शिखा लहंगा बदलकर शॉर्ट नाइटी पहन लेती है। तभी रोहित कमरे में आता है। उसके साथ गुड्डी और चिंटू भी आते हैं। चाची, आज हम आपके साथ सोएंगे। What the hell is this, रोहित? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम इन कच्चे बच्चों को उठा लाए। ओ चंगू मंगू, चलो निकलो। शिखा दोनों बच्चों को डांटकर भगा देती है। अगली सुबह, क्या बात है भाग्यवान, आज चाय नसीब होगी कि नहीं? अजी नहीं बहू, अब तक उठी नहीं है, जबकि आज उसकी पहली रसोई है। कौशल्या ने अभी ऐसा कहा ही था कि शिखा सर धज कर वहाँ आती है। अरे नहीं बहू, आ गई। चल जल्दी से चूल्हा पूजन करके कुछ मीठा बना दे। सॉरी सासू माँ, ये सिली काम मुझसे नहीं होगा। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए चूल्हा चौका मुझसे नहीं होगा। मैंने MBA किया है, इसलिए मैं रोहित के साथ फैक्ट्री का काम देखूंगी। गोरी घमंडी बहू के इस फैसले पर घर के मुखिया राम नारायण कहते हैं, बहू, घर की लक्ष्मी घर में ही शोभा देती है और इस घर में मर्दों की कमी नहीं जो फैक्ट्री तू संभालेगी। हाँ बहू, तू इस खानदान की बहू है, इसलिए खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा। फाइन, बना रही हूँ मैं खाना। इसके बाद गोरी बहू रसोई में आकर गुस्से में पिनकते हुए पहली रसोई में खाना बनाती है। तभी राधा रसोई में आकर कहती है, शिखा, खाना बन गया, लाओ कुछ मैं ले लेती हूँ। ये झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसी गांव वाली बहन जी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद शिखा अपनी ससुराल वालों को खाना परोसती है। अरे नहीं बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी में एक पैसे का स्वाद नहीं, मिर्च भरी है और पूरियां भी आधी कच्ची और आधी पक्की हैं। हाँ माँ, मुझसे ये मिर्च वाला खाना नहीं खाया जाएगा। राधा, तुम खाना दो। सासू माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट आपने मेरी सुनी नहीं। और अगर अपनी काली बहू के हाथ का बना खाना ही खाना था तो मुझे परेशान क्यों किया? माँ जी, बाऊ जी, आप देवरानी जी को कुछ मत बोलिए, मैं इन्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। ये सुनकर गोरी बहू चिढ़कर कमरे में आती है। तभी रोहित मेज से उठकर शिखा के पीछे पीछे कमरे में चला आता है। रोहित, अब मैं सो कॉल्ड ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि तुम ससुर जी से इस घर के आधे शेयर्स ले लो। शिखा के ठान लेने के कारण रोहित कुछ ही दिनों में अपने पिता से बंटवारे की बात करते हैं। रोहित, तू इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? बेटा, क्या तू भूल गया है, तेरे पिताजी ने पाई पाई जोड़कर ये घर खड़ा किया है और तू इस घर के बंटवारे की बात कर रहा है? माँ जी रुकिए, देवर जी, आखिर इस बंटवारे का कारण क्या है? इस बंटवारे का कारण तुम हो। ये सुनकर काली बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं और राधा रोते हुए पूछती है, मगर शिखा, मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारे काले रंग का है, फिर भी पूरा ससुराल तुम्हें ही हर बात का क्रेडिट और फुल ऑफ अटेंशन देता है, जबकि मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ फिर भी, इसलिए मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए बस। गोरी बहू के कहे बंटवारे की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। अपने घर को 2 टुकड़ों में बांटने की बात राम नारायण सह नहीं पाते और दिल का दौरा पड़ने के साथ वो चल बसते हैं। आखिरकार गोरी बहू की एक जिद एक हंसते खेलते परिवार की नींव ढा देता है और घर के बीच बंटवारे की दीवार खिंच जाती है, जिसमें गोरी बहू के हिस्से में घर की मजबूत जमीन और 3 कमरे के साथ वो हॉल भी अपने हिस्से में हथिया लेती है। वहीं भोली भाली काली बहू के हिस्से में गौशाले की कच्ची जमीन और रहने के लिए एक टूटा फूटा कमरा आता है। माँ, चाची बहुत बुरी हैं, देखो ना, उन्होंने दादी को रुला दिया। चुप हो जाओ दादी माँ। बच्चों, दादी का ख्याल रखना, मैं गौरी को चारा डालकर आती हूँ।
इसके बाद काली बहू चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाती है और खाना खिलाती है और देर रात तक अपनी सास के पांव दबाकर सबसे आखिर में आखिरी बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाती है। तो वहीं बंटवारे के बाद गोरी बहू घर के कामों के लिए नौकरानी रख लेती है और मजे से रहती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। शिखा और रोहित रामनारायण की फैक्ट्री से खूब मुनाफा कमाते हैं, जिससे गोरी बहू अपनी महंगी ख्वाहिशों पर खुलकर खर्च करती है। रोहित प्लीज मुझे अपना एटीएम तो देना। शिखा, मैंने कल ही तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, तुमने एक ही दिन में सारे पैसे खर्च कर दिए। सो व्हाट, इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे पार्लर गए 15 दिन होने को हैं। मेरी स्किन डल हो रही है, इसलिए मुझे ट्यूटोरियल कराना है। एटीएम दो। इस पर रोहित शिखा को एटीएम देता है। ऐसे में जहां एक तरफ गोरी बहू अपनी सुंदरता के पीछे एक दिन में हजारों रुपए फूंकती, वहीं काली बहू सबसे पहले घर की जरूरतों को देखती और दूध बेचकर 2 पैसे कमाने के लिए भरी गर्मी में अपनी गाय गौरी के लिए खेत से घास लेकर आती है और कड़ी धूप में उसके गोबर से उपले बनाती और गौरी का दूध बेचकर उससे राशन पानी खरीदती। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं? सिर्फ आलू पड़े हैं और माँ जी का शुगर ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनके लिए कुछ हरी साग सब्जी ले आना। ठीक है राधा, मैं लाता हूँ। इसके बाद गोपाल सब्जी खरीदने बाजार निकल जाता है। तभी राधा के दोनों मासूम बच्चे कहते हैं, माँ कितने दिनों से हम ये रूखा सूखा ही खा रहे हैं, आपके हाथों बने खोए की खीर खाए कितना वक्त हो गया, आज बना दो ना। बहू, अगर बच्चों का मन है तो बना देना, उनका मन तो मत मार। इसके बाद राधा गौरी के बचे थोड़े से दूध से खीर बनाकर सभी को खिलाती है। खीर खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने माँ। हमारी मानो तो गौरी का दूध बेचने की बजाय आप उनसे मिठाई बनाकर बेचो, वो महंगी बिकेंगी। बच्चों की बुद्धि भरे विचार से गरीब काली बहू को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद वो गौरी के दूध से तरह तरह की मिठाई बनाकर उन्हें बाजार की बड़ी बड़ी दुकानों पर बेचने लगती है। मिठाइयों के बेहतर स्वाद से ग्राहक मंत्रमुग्ध होते हैं, जिससे राधा को और ज्यादा मिठाई बनाने का ऑर्डर आता है। अब काली बहू का पूरा परिवार मिठाई बनाता है। देखते देखते उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। वहीं रोहित की फैक्ट्री घाटे में पड़ जाने से बैंक वाले उनके घर आ पहुंचे। मिसेस शिखा और रोहित, आपने बैंक से जो कर्जा लिया था, आपने उसे समय से भरा नहीं, इसलिए अब आपका घर बैंक का हुआ। इस घर की एक एक ईंट बेचकर बैंक अपना पैसा वसूल करेगी। जरा रुकिए, ये घर नहीं टूटेगा, आपका कर्ज मैं चुकाऊंगी। राधा ने मेहनत करके जो पैसे जोड़े थे वो बैंक वालों को देकर उनसे घर बचा लिया। ये देखकर गोरी बहू की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। राधा भाभी, मुझे माफ कर दो। आपके काले रंग के कारण मैंने आपको कितना कोसा। आपने सालों से जिस घर को जोड़े रखा था, मैंने आते ही उसका बंटवारा मांग लिया और आप सभी को दुख में छोड़ दिया। मगर आपने खून पसीने से कमाए पैसे देकर इस घर को बचाया। ये घर पूरी तरह से आपका है। शिखा, पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं, मगर बाबूजी ने घर को बड़े प्यार से बनाया था, इसलिए इसे बचाना ज्यादा जरूरी था। जो हो गया सो हो गया। अब हम साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। आखिर में कौशल्या देवी के घर में खड़ी बंटवारे की दीवार टूट जाती है और शिखा का घमंडी स्वभाव हमेशा के लिए बदल जाता है और उसे रिश्ते और परिवार के साथ रहने की खुशी का एहसास हो जाता है। खुशी की शादी रवि से हो जाती है और वह अपने ससुराल चली आती है। ससुराल में उसकी सास शिल्पा, ससुर रामलाल, जेठ गोपाल, जेठानी संध्या और उनकी बेटी पिंकी के साथ रवि भी रहता था। आजा नई बहू, हमारे छोटे से आशियाने में तेरा स्वागत है। पता नहीं सासू माँ को ये गरीब खाना आशियाना कहाँ से नजर आ रहा है। जेठानी जी, मेरा कमरा कहाँ है? प्लीज बता दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ देवरानी जी, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। संध्या खुशी को कमरे में ले जाती है, जहाँ टूटी फूटी दीवार देखकर बहू का मुंह बन जाता है। देवरानी जी, कल तक तो ये कमरा सासू माँ और ससुर जी का था, मगर आज से ये कमरा आपका और देवर जी का है। थोड़ी ही देर में रवि कमरे में आता है और खुशी उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, ओह गॉड रवि, तुम और तुम्हारी फैमिली इतनी गरीबी में कैसे रहते हो, जबकि जमाना इतनी तरक्की कर रहा है। क्योंकि मेरी सोच से एक खुशहाल घर ईंट पत्थर के मकान से नहीं, बल्कि प्यार और परिवार से बनता है। चलो अब सो जाते हैं। शुरू में तो खुशी को अपने ससुराल में कई दिक्कत होती है, मगर अपनी जेठानी संध्या को देखकर वह अपने ससुराल में ढल जाती है। वहीं रवि उसके कहे अपने कमरे में एसी लगवा देता है और फ्रिज ले आता है।
खुशी, अब तो तुम खुश हो। हाँ रवि, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक सुबह बहू घर की सफाई कर रही होती है, तभी बसंती और राम भरोसे बड़ा सा बैग घसीटते हुए घर में घुसते हैं। अरे आप कौन हैं और ऐसे कैसे अंदर घुसे जा रहे हैं? अरे बसंती, पता तो ठीक है। अरे बसंती, तू यहाँ अचानक? तुम हमसे ना ही बोलो भैया, हम और राम भरोसे तुमसे खिसियाए हैं। तुम तो हमको हमारे भतीजे की शादी में बुलाए नहीं, इसलिए हम दोनों ही बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आए। कहाँ है नई बहुरिया? अरे नंद जी, यही तो है नई बहू। अरे तो खाड़ काहे है? हमार पैर छू, हम तुम्हार बुआ सास हैं। बहू बुआ सास के पैर छूती है और तभी राम भरोसे कहता है, अरे बहू रानी, जाओ जाकर हमारे लिए एक बड़े गिलास मलाई मार के चाय और आलू के पराठे बनाओ। चलो खुशी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे बड़ी बहू, तू कहाँ जल्दी? अरे कौनो बारात का खाना थोड़ी बनाना है, नई बहुरिया बना लेगी। बहू सभी के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती है, मगर पूरा दिन ससुराल आए मेहमानों की खातिर में निकल जाता है और रात ढल जाती है। तभी बसंती कहती है, अरे भाभी, तुम्हारे घर में बड़ी गर्मी है, आंगन में भी ईंट की भट्टी के जैसे भपका उठ रहा है। अरे एसी नहीं लगाया क्या? एसी लगा है, मगर चाची के कमरे में। फिर तो हम बहू के कमरे में ही सोएंगे। इस तरह राम भरोसे और बसंती एसी की ठंडी हवा में सोते हैं और खुशी को रवि के साथ आंगन में टूटे फूटे खटिए पर सोना पड़ता है। तभी वह रवि को तकिए से मार कर कहती है, रवि, तुम्हारी बुआ जी और फूफा जी क्या बेशर्मपुर के रहने वाले हैं? एक तो बिन बुलाए बेशर्म की तरह मुंह उठाकर यहाँ चले आए हैं और ऊपर से हमारा कमरा भी छीन लिया। खुशी, वो इस घर के मेहमान हैं। तुम्हारे मेहमानों का क्या मैं अचार डालूं? वो तो मेरे कमरे में मजे से सो रहे हैं और ये मच्छर मेरा खून पी रहे हैं। कुछ दिन की बात है खुशी, प्लीज एडजस्ट कर लो। बेचारी बहू जैसे तैसे सो जाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। मेहमान बहू से जमकर खातिरदारी करवाते हैं और फिर, अच्छा भैया भाभी, हम चलते हैं। बसंती और राम भरोसे के जाने के बाद बेचारी बहू सुकून भरी सांस लेती है कि उसी शाम चंपा कली अपनी बहू और 4 पोते पोती के साथ घर आती है। अब ये क्या मुसीबत है जेठानी जी? ये कौन है? खुशी, ये चंपा कली चाची हैं। अब इन्हें यहाँ किसने बुलाया? चाची जी हमेशा अपनी मर्जी से आती हैं और जाती भी हैं। अरे कैसी हो जिज्जी? आप सभी की बड़ी याद आ रही थी, तो मेरे पोते पोतियों की स्कूल की छुट्टी पड़ी है तो उन्हें घूमने की जिद करी और मैं आपके पास आ गई। इनका सामान देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे घर में लंबा टिकने वाली हैं, मगर इस बार मैं अपना कमरा किसी को नहीं दूंगी। पता नहीं कैसे बेशर्म मेहमान हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई चला आता है। नई बहू, जाकर मेहमानों के चाय नाश्ते की तैयारी कर। जी ससुर जी। खुशी सभी के लिए चाय नाश्ता लाती है। तभी गुड्डू पलक झपकते ही सारा नाश्ता चट कर जाता है। अरे वाह दादी माँ, ये तो कितना मजेदार नाश्ता है। हम मई जून का महीना यहीं बिताकर चलेंगे। अरे गुड्डू, तू चिंता मत कर, खुलकर खा पी ले। अरे अपना ही घर है, क्यों जीजी? हाँ हाँ चाची जी, काफी अच्छी खुराक है गुड्डू की। ये घर पर भी ऐसे ही ठूसता है, मेरा मतलब खाता है। अरे हाँ बहुरिया, हमारे घर में तो एक बार में 2.5 से 3 किलो आटा बनत है। ससुरा वो भी घट जाते है। वो का है ना, हम जरा खाते पीते घर से हैं। वो तो आपके फैले हुए शरीर से दिख रहा है। कुछ कहा क्या तूने? हाँ, रात को खाने में क्या खाएंगे? छोले कचौड़ी खिला देना और मेरे गुड्डू को कढ़ी चावल खूब पसंद है, वो भी बना देना। बहू, मेरे लिए तो सादे फुल्के ही सेक देना। और खुशी, मेरे लिए कटहल की सब्जी बना देना। वो क्या है ना, मैं कड़ी नहीं खाता। ससुराल वाले और मेहमानों की खाने की फरमाइशें सुनकर खुशी किचन में आकर करछी बेलन पटकते हुए कहती है, पता नहीं ये ससुराल है या धर्मशाला, कभी कोई चला आता है कभी कोई चला आता है। एक तो ये मेहमान बिन बुलाए बेशर्म की तरह चले आते हैं और मेरे गरीब ससुराल वाले भी उनकी खातिरदारी में खुलकर पैसे खर्च करके इन मेहमानों का मन बढ़ाते हैं। बेचारी बहू भरी गर्मी में पसीने से भीग कर ससुराल आए मेहमानों के मन पसंद का खाना बनाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और बेचारी बहू सूरज उगने से पहले उठती और रात ढलने तक मेहमानों की खातिर में लगी रहती और सारा दिन काम करके थक जाती। इसी तरह गरीब बहू के ससुराल में घर आए मेहमान गर्मी के 2 महीने मजे करके अपने घर चले जाते हैं।
ऐसे ही समय लगता जाता है, मगर मेहमानों के आने जाने का सिलसिला यूं ही लगा रहता है। कभी कोई तो कभी कोई आता, जिस कारण हर बार बहू का कमरा उससे छिन जाता, जिससे परेशान होकर बहू बोलने पर मजबूर हो जाती है। सासू माँ, ससुर जी, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो ना बहू, क्या बात है? माँ जी, एक तो इस घर में मेहमान बिना बुलाए बेशर्म की तरह चले आते हैं, मगर उनकी खातिरदारी और फरमाइश पूरी करके मेरी हालत पतली हो जाती है। मगर मजाल नहीं जो आप लोगों में से कोई कुछ बोले। बहू, तू कहना क्या चाहती है कि हमारे घर मेहमान ना आए? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि माँ जी ये मतलबी मेहमान मुंह उठाकर आते हैं, मुफ्त का खाते हैं और आखिर में चले जाते हैं। मगर जब आप उनके चाय नाश्ते और खाने पीने का खर्च जो बजट आता है, उसी से हमारा घर गरीबी में ही रह जाता है। आप सभी खुद सोचिए, क्या मेहमानों का बिन बुलाए किसी के घर चले आना सही है? सभी बहू की इस बात से सहमत हो जाते हैं और गोपाल कहता है, खुशी सही कह रही है माँ, अब हमें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। आखिर में पूरा परिवार बहू की परेशानी को समझता है और उस रोज के बाद से कोई भी रिश्तेदार जब उनके घर आता तो वो ज्यादा दिन नहीं रुकने की बजाय उनसे मिलकर 1-2 दिन में ही लौट जाता, जिससे बहू की परेशानी भी टल जाती और कोई रिश्तेदार भी उनसे नहीं रूठते।